ऑडिबल आवाज आ रही है आप लोग? यस सर। सो अब तो लास्ट क्लास हम ये सब कंप्लीट कर चुके थे। यंग्स मॉडुलस हमने कंप्लीट कर दिया था। यंग्स मॉडुलस के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास, दैट्स एक ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है। वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको देखना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या चीज होती है। इससे पहले यंग्स मॉडुलस पर एक न्यूमेरिकल और कर्व, बस एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल रहता है। सो कभी कभी क्या करता है, पुली की जो प्रॉब्लम्स आपने करी थी, उन प्री पुली की प्रॉब्लम्स में कहता है वायर स्ट्रेच हो रही है, तो वहां पर कुछ कुछ वायर का यंग्स मॉडुलस यूज कर लेगा। देखो जरा क्या क्वेश्चन है। सो देखो, कुछ वेट डब्ल्यू है, उसे एक वायर से अटैच किया हुआ है, दो तरह से अटैच किया। एक ये वायर स्ट्रेट है, यहाँ डायरेक्टली उसने वेट डब्ल्यू अटैच कर दिया, द लेंथ ऑफ द वायर इज एल। और एक उसने क्या किया, इस वायर को एक पुली से पास किया। वायर ली, पुली है, इस पुली से वायर को पास किया, और उसके बाद उसने वेट अटैच किया हुआ, दैट्स डब्ल्यू। ये भी जो होगा दैट्स डब्ल्यू। जो लेंथ है, दैट लेंथ इज एल बाई टू, और ये भी जो लेंथ होगी दैट लेंथ इज एल बाई टू। आपसे कह रहा है किस केस में इलोंगेशन ज्यादा होगा। इसको ड्रॉ कर लो और क्वेश्चन लिखो। when a weight W is hung from one end of a wire of length L, its length increased by small. So अगर आपने weight W अटैच किया हुआ है तो जो लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है दैट स्मॉल। If same wire is passed over a pulley and two weights W each are hung at two ends, what will be total elongation in the wire? चलिए, सो इस केस में जो इलोंगेशन है दैट इज एल, लाइक वायर में कुछ इलोंगेशन हुआ, वायर यहाँ तक आ गई एंड दैट इलोंगेशन इज स्मॉल एल। इस केस में इलोंगेशन कितना होगा, कैलकुलेट करो और जल्दी से बताओ मुझे। क्वेश्चन समझ में आया नम्रा, अनवी? यस सर। देखो यस क्वेश्चन सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले वेट डब्ल्यू अटैच किया तो इलोंगेशन स्मॉल एल है। फिर वो कह रहा है पुली के ऊपर से लाकर वेट अटैच किया हुआ है, अब इलोंगेशन कितना होगा। लास्ट वर्ड क्या लिखा है क्वेश्चन में? व्हाट विल बी द टोटल इलोंगेशन इन द वायर। नहीं नम्रा, गलत करें आप।
दिव्यांशु, अक्षत, क्वेश्चन आया समझ में? दो मिनट वेट करूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। दिव्यांशु, कोई आंसर नहीं है? नो सर, सर मैं अभी था नहीं सर, अभी तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। अच्छा, अक्षत आपने लिखा क्वेश्चन? तुम्हारा भी क्वेश्चन ही चल रहा है। सर आप होस्ट हो कि को होस्ट हो? मैं को होस्ट हूँ। मुझे नो नंबर गलत आ रहा है। गुड अनवी, सही आ रहा है। यशिका, कोई आंसर नहीं है? सर ट्राइंग। फाइन। सुनो देखो, आप फर्स्ट पार्ट से ना, फर्स्ट पार्ट में तो लॉन्गेशन भी दिया है, कैपिटल लेंथ भी दिया है, वेट भी दिया है, आप यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करो। चलो एक काम करो, मुझे एटलीस्ट फॉर्मूला बताओ, यंग्स मॉडुलस के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे यशिका? फॉर्मूला दैट यू विल यूज टू कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस। सर डब्ल्यू एल अपॉन ए डेल्टा एल। So it's force upon area into change in length over cap total. So force is W, area of cross section is A, change in length is small L, total length is capital. So that's Young's modulus, that's equation number 2. अब एक बात बताओ, अगर मैं वायर की लेंथ चेंज करता हूं तो क्या यंग्स मॉडुलस चेंज होगा अक्षत? अगर मैंने एक वायर ली और मैं उस वायर की लेंथ चेंज कर रहा हूँ ना, अब देखो पहले वायर की लेंथ L थी, अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ L/2 रह जाएगी, क्या यंग्स मॉडुलस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो अक्षत का समझ में यस सर। नहीं। यस, ओके। उनीब, अक्षत कह रहा है यंग्स मॉडुलस चेंज हो जाएगा, पहले लेंथ L थी, अब इतनी फ्री पार्ट की लेंथ L/2 है, तुम्हें क्या लगता है चेंज होगा नहीं होगा यंग्स मॉडुलस? उनीब, नम्रा का आंसर कुछ ठीक। अरे यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होगा अक्षत, यंग्स मॉडुलस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, आप मटेरियल चेंज नहीं कर रहे सो यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम, यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। तो यंग्स मॉडुलस इज सॉल्व अगेन, करते हुए तो हम लेंथ को कंसिडर करते हैं। बट जब तुम डेल्टा एल चेंज करोगे तो एफ भी तो चेंज होगा, कैपिटल एल भी चेंज होगा तो स्मॉल एल भी चेंज होगा, सो दैट ये पूरा रेशियो कांस्टेंट रहे। जी। केस 2 जब तुम ले रहे हो तो उसमें फिर से ये लिखो फोर्स अपॉन एरिया। भाई फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, देखो वायर पे वेट एक्ट कर रहा है, टोटल लेंथ कितनी है L/2 हो गया, एलोंगेशन देखते हैं कितना आएगा। सो अब जब आप लिखोगे सेम एक्सप्रेशन है, फोर्स तो आपका F रहेगा एरिया इंटू डेल्टा एल, और टोटल लेंथ की जगह आप क्या यूज करेंगे L/2, तो फोर्स कितना है W बाय एरिया, एलोंगेशन हमें कैलकुलेट करना है दैट्स L प्राइम, ये कैपिटल L/2 हो जाएगा, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। मुझे बस ये कंपेयर करना है कि L प्राइम कितना आ रहा है, तो एक काम कीजिए डिवाइड कर दीजिए 1 और 2। जब आप 1 और 2 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट y बाय y इज W बाय a इंटू स्मॉल l बाय कैपिटल L, बाय a इट्स 2 इंटू L प्राइम। So y से y कैंसिल होगा, W will cancel this W, L will cancel this L, A will cancel this A. So ये आ गया 1 is 2L prime by L, तो यहाँ से L प्राइम आ जाएगा दैट्स इक्वल टू L/2। अब एक साइड से L/2 आया इंक्रीमेंट, दूसरी साइड से भी L/2 आएगा, तो टोटल इंक्रीमेंट यहाँ भी L/2 का इंक्रीमेंट होगा और यहाँ भी L/2 का इंक्रीमेंट होगा, टोटल इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा? एल। तो लेंथ में जो टोटल चेंज होगा
दैट्स L/2 प्लस L/2 विच इज इक्वल टू L। कोई चेंज नहीं आएगा। अनवी का एक आंसर ठीक आ रहा था, बाकी सब गड़बड़ करते। उन्हीं अब क्लियर है कुछ? चलो इसको लिखो। written. ओके फिक्स देखिए। नेक्स्ट टर्म है, आप इसको जो भी रॉड आपको गिवन है, इस रॉड को आप स्प्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं। सर मेरे को एक बात समझ नहीं आई सर, टोटल चेंज के लिए हमने ऐड क्यों करा? भाई देखो, वायर तो एक ही है ना, एक ही तो वायर है, उसको पुली के ऊपर से ले गया, यहाँ भी L/2 आया, यहाँ भी L/2 आया, ऐड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, स्कूल एग्जाम्स में आने के चांसेस कम होते हैं, बट इसे आप अपने मेंस में आपको ना इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस ऑफ वायर। जैसे आपको याद है, एक स्प्रिंग ली मैंने और स्प्रिंग को स्ट्रेच किया कुछ और रिलीज किया, तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप होती है यशिका? कुछ याद है? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग -kx। -kx। एक डाउट है पिछले क्वेश्चन में। हाँ बताओ, चलो तुम डाउट बताओ। जैसे पुली वाले केस में दोनों तरफ वेट है और वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो वायर पे ऑपोजिट टेंशन भी तो क्रिएट होगी। और अगर वो दोनों एक दूसरे पे, क्योंकि पुली में साथ में अटैच्ड है, तो कैंसिल आउट नहीं कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड भी है उनका। कैसे? देखो, ये वाली टेंशन भी ऊपर एक्ट कर रही है और ये वाली टेंशन भी ऊपर एक्ट कर रही है, राइट? जी। फिर तो दोनों सेम डायरेक्शन में, कैंसिल क्यों करेंगे? तो पुली में जाके तो वो फिर टच नहीं हो जाएंगे। नहीं, सेम डायरेक्शन में। और वैसे भी जब तुम इलोंगेशन लोगे ना, मतलब ये जो तुम कह रहे हो इससे भी ऐड हो रहा है, और जब तुम इलोंगेशन लोगे तो एक साइड करो, मतलब यहाँ ये लाइक फिक्स्ड है और इधर से WAT से खींच रहा है, ये यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ WAT से खींच रहा है। जो लॉजिक तुम बता रहे हो उससे तो कैंसिल भी नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमने पुली को बस एक लूप की तरह यूज करा है, कुछ और उसके हाँ, एप्लीकेशन नहीं है। पुली को हमने एक फिक्स सपोर्ट की तरह यूज किया और कोई जी, एप्लीकेशन। हुक की तरह। फोर्स कांस्टेंट सर और स्प्रिंग। इसमें हाँ हमें सर इसमें हमें मतलब किसकी सेकंड वाले फिगर की एलोंगेशन निकाल। हाँ जी, पहले वाले फिगर में लॉन्गेशन L थी, सेकंड वाले फिगर में लॉन्गेशन चाहिए थी L/2, कि अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो वायर में लॉन्गेशन कितना आएगा। यहाँ दिया हुआ था कि पहले वाले में L, तो ये L/2 आई लॉन्गेशन, टोटल L। ठीक कुनीब? यस सर। अब देखिए, फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस क्या होता है। स्प्रिंग हमने पढ़ा था ना, स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, दैट्स -kx। ये जो k होता है, दैट k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सिस्टम। स्प्रिंग कांस्टेंट आप कहो या आप इसे स्प्रिंग फैक्टर कहो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इस स्प्रिंग को आप रॉड से कंपेयर कर सकते हो। लाइक आपने अगर एक रॉड ली, इस रॉड पर जैसे ही आप वेट अटैच करोगे, इस रॉड की पहले लेंथ थी L, जैसे ही आप वेट अटैच करोगे ना,
वेट अटैच करते ही ये रॉड स्ट्रेच हो जाएगी। जो स्ट्रेच आया, जो elongation आया रॉड में, दैट इज डेल्टा। दिस elongation इज लाइक एक्स। ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, जिसे मैं वेट कह रहा हूँ, इसे मैं फोर्स कह देता हूँ, ये फोर्स इज लाइक दिस फोर्स एफ, ये वाली जो आप स्प्रिंग में अप्लाई करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस रॉड को एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं जिस पर आपने एफ फोर्स अप्लाई की। अब आपको ढूंढना है, फोर्स तो मिल गई आपको, एक्स एलोंगेशन है, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट ढूंढना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आप क्या करते हो भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ से बताओ, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एलोंगेशन को आप स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये एक्सप्रेशन है यंग्स मॉडुलस का, फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। कोई बता सकता है तुम में से कि इस रिलेशन से के कैसे निकालेंगे? यू कैन यूज दिस एनालॉजी, और ये आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ कि इस एक्सप्रेशन से कैसे बताओगे कि इस रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। के इज एफ बाय F एक्स। upon delta L. दोबारा दोबारा, गुड, एफ अपॉन डेल्टा एल, वेरी गुड। और एफ अपॉन डेल्टा एल कितना आएगा? बाकी बाकी पैरामीटर्स की टर्म्स बता दो। एफ अपॉन डेल्टा एल इज A परफेक्टली into L upon L. राइट। सो देखो यहाँ से आप लिख सकते हो ना, एफ अपॉन डेल्टा एल जो होगा, दैट्स वाई, वेरी गुड नंबर, वाई ए बाय एल। और यही एफ बाय डेल्टा एल को तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हो, सो दैट्स योर स्प्रिंग कांस्टेंट के, व्हिच इज वाई बाय एल। सो दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ रॉड। ये पूछ लेता है कभी कभी, और ये बड़ा काम आएगा जब हम एसएचएम पढ़ेंगे। हम एसएचएम पढ़ेंगे स्प्रिंग का, और वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे रॉड के ऊपर। तो बस अगर आपने के ले लिया किसी तरह से, तो वो स्प्रिंग और रॉड एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है। रॉड बिल्कुल वैसे काम करेगी जैसे स्प्रिंग काम करती है। चलिए लिख लीजिए। सर तो मतलब डेल्टा एल एक्स होगा ना? हाँ, डेल्टा एल एक्स लिख लीजिए इसको। सर इसमें के माइनस एफ एक्स क्यों, माइनस एफ बाई एक्स क्यों नहीं हुआ? माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताता था कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बस ये डायरेक्शन Yes, बताता है कुछ। हम मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करते हैं। याद है, क्लियर है उमर, दिव्यांशु? यस सर। नेक्स्ट देखिए, एक टर्म और आती है व्हिच इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। देखो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। अक्षत, अगर मैं एक रॉड को स्ट्रेच कर रहा हूँ, लाइक दिस इज द रॉड, और मैंने आपसे कहा इस रॉड पर ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड ड्यू टू दिस फोर्स इस रॉड को हम स्ट्रेच करते हैं। रॉड का इनिशियली जो रेडियस है आर, और रॉड की इनिशियल लेंथ है एल। सो अक्षर, जब रॉड स्ट्रेच हो जाएगी तो लेंथ तो चेंज होगी, वो तो दिखता है, क्या रेडियस भी चेंज होगा या सेम रहेगा? अगर आप एक रॉड को स्ट्रेच कर रहे हो अक्षर, तो उसका रेडियस सेम रहता है या चेंज होता है? चेंज होगा।
छोटा होगा। छोटा हो जाएगा ना। तो जैसे ही आप रॉड को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ में जो इंक्रीमेंट आया दैट इंक्रीमेंट इज डेल्टा एल, और उसका रेडियस कम हो जाएगा। लाइक पहले अगर रेडियस r1 था, तो अब जो रेडियस में चेंज आया दैट चेंज इज डेल्टा r। सो लेंथ इंक्रीज हुई और रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर दो तरह की स्ट्रेन आ रही है, एक लेंथ में चेंज होने की वजह से, एक रेडियस में चेंज होने की वजह से। तो यहाँ हम एक स्ट्रेन लेते हैं विच वी कॉल लेटरल स्ट्रेन। So lateral strain is change in radius divided by the original radius. It's due to change in radius. एक आएगा longitudinal strain. Longitudinal strain. Longitudinal strain is change in length divided by original length. तो यहाँ हम एक term use करते हैं which is known as Poisson's ratio. Poisson's ratio is the ratio of lateral strain divided by longitudinal strain. Lateral strain और longitudinal strain का जो ratio होगा that is known as Poisson's ratio. एक चीज और, रेडियस डिक्रीज कर रहा है इसीलिए मैं चेंज को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है डिक्रीज इन रेडियस। तो आप लिख सकते हो पॉइजन्स रेशियो इज माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। दिस इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। लिख लीजिए। सो यूजुअली हम इस रेडियस में चेंज को इग्नोर करते हैं, बट जेईई मेंस के क्वेश्चंस में आपसे पॉइजन्स रेशियो पूछ लेता है। तो यू शुड एटलीस्ट नो कि पॉइजन्स रेशियो है क्या चीज। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इसको अप्लाई करेंगे क्या हर क्वेश्चन? अगर वो कह रहा है कि रेडियस चेंज हो रहा है देन यस। We'll do some previous years questions में आपको दिखेगा कि वो explicitly कहेगा क्या है चेंज हो रहा है। सो आपको कंसिडर करना पड़ जाएगा। सर एक सेकंड, थोड़ा ऊपर का कुछ रह गया। यस सर। सर हो गया। चलिए पॉइजन्स रेशियो के बाद दैट्स ऑल अबाउट यंग्स मॉडुलस। अब इसमें ना एक टर्म और कभी कभी यूज करता है, यहाँ एक टर्म यूज करता है ब्रेकिंग ऑफ फायर। अक्सर बहुत ना इसमें क्वेश्चंस ब्रेकिंग स्ट्रेस पर दे देता है। ऑल्दो ब्रेकिंग ऑफ वायर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है इसको अलग से पढ़ाया जाए, बट स्टिल ब्रेकिंग ऑफ वायर में क्या है, अगर आप एक वायर पर उसकी स्ट्रेंथ के बियॉन्ड आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो वायर ब्रेक कर जाएगी। तो आप कह सकते हो मैक्सिमम स्ट्रेस after which wire begins to flow, begins to flow means वायर में थिनिंग शुरू हो जाती है।
and breaks is called breaking stress. Breaking stress और tensile strength. ये पर्टिकुलर टर्म कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज करेगा तो ये आपको बताना चाहिए. अब ब्रेकिंग फोर्स अगर आपको पता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस पता है, लाइक ये वायर है, मैंने वायर दी, मैंने आपसे कहा वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए. ब्रेकिंग स्ट्रेस को मैं कुछ कह रहा हूँ लाइक एस टी रस, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है. मैं आपसे कहता हूँ मुझे वो फोर्स बताओ जिस फोर्स पे जाके वायर ब्रेक कर देगी. सो अगर स्ट्रेस पता है और एरिया पता है यशिका, तो फोर्स कैसे आएगी जो वायर को ब्रेक कर सकती है, ब्रेकिंग फोर्स? यशिका, द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, मैं फोर्स पूछ रहा हूँ, ब्रेकिंग फोर्स क्या होगी यशिका? उनीब, ब्रेकिंग फोर्स क्या होगी अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस दी हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो? Stress into area. स्ट्रेस इनटू एरिया. तो आप लिखोगे दिस इज ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. तो क्वेश्चंस में ऐसे ब्रेकिंग फोर्स यूज कर रहे हो. बस एक चीज और याद रखिएगा, ये जो ब्रेकिंग फोर्स है ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है. ब्रेकिंग स्ट्रेस डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती. ब्रेकिंग स्ट्रेस is constant for a material it does not depends on dimensions. ये डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, मींस वायर की लेंथ ब्रेथ क्या होगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस उस पर डिपेंड नहीं करती, ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड करेगी, एरिया पे डिपेंड करेगी. कांस्टेंट होता है फॉर गिवन मटेरियल. लिखिए सर वो बिगिंस टू के बाद फ्लो लिखा हुआ है. हाँ, begins to flow. begins to flow means वायर में थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, वीक होने लगेगी, ओके. thin होएगी. चलिए क्वेश्चंस देखिए इसके ऊपर क्या क्या सर आपने ब्रेकिंग स्ट्रेस इज क्या लिखा है? is constant for a material, it does not depends upon dimensions. Like अगर आपने आयरन ले लिया तो आयरन की ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स्ड होगी, वो डिपेंड नहीं करता कि आयरन की वायर आप कितनी लंबी या कितनी थिक आप वायर ले रहे हो.
जैसे बोन्स हैं, बोन्स की ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स्ड होती है, वो डिपेंड नहीं करता कि वो छोटे आदमी की बोन्स है लंबे आदमी की bones है। बट ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड करेगी एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यस साथ। सर। चलो बोन के ऊपर ये क्वेश्चन कर लो, इसमें यूज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन प्लीज जल्दी जल्दी लिखिए। इस क्वेश्चन को प्लीज जल्दी लिखना। सर बच्चों की बोन्स तो वीक होती हैं। हाँ, मटेरियल चेंज हो जाता है उस एज में, उनका बोन्स का कॉम्पोजिशन, और जिस एज में आप हैं उस एज में बोन्स का कॉम्पोजिशन अलग होता है। तो आपकी एज के जो होंगे ना, उसमें बोन्स का कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सबका सेम। छोटा बड़ा आदमी मतलब सेम एज ग्रुप का। कॉम्पोजिशन सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए। जितनी फ्लेक्सिबल एक बच्चे की बोन्स होती है उतनी आपकी नहीं होगी। ये पार्ट देखो, है ही बहुत इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए कहिए, आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है। Young's modulus is 9.4 into 10 raised power 11, not 11, sorry, it's 9 for 10 per meter square for बोन के लिए इतना होगा। चलिए करके बताइए मुझे क्या है। देखो फॉर्मूला बेस्ड चीज है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने। सर वो सेकंड लास्ट लाइन के एंड में क्या लिखा हुआ है? What is the strain that exists under a maximum stress condition? Maximum stress जो ऊपर दी हुई है। ओके, नम्रा का फर्स्ट पार्ट का आंसर है, नम्रा ठीक है। सर आपने कहाँ तक करा दी? मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी। यंग्स मॉडुलस में कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सर ये आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना? मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। दिव्यांशु का ठीक कर रहा है, अक्षत, यशिका ठीक है, यशिका का भी, उन्हीं, अनवी,
सर आप होस्ट हो या को होस्ट? मैं कोस्ट। मतलब अभी वो टॉपिक्स हैं जहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उनीब का भी सही है, उमर अनवी का सही आ रहा है। उमर तुम क्या कर रहे हो, कुछ गड़बड़ मार रहे हो? नम्रा का सेकंड पार्ट भी, नम्रा सेकंड में गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ अब सही है। ठीक है। अक्षत तुम फिर पावर में गड़बड़ कर रहे हो। देखो ए पार्ट में तो जस्ट डिवाइड करना है ना, स्ट्रेस पूछ रहा है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? मैक्सिमम फोर्स इतनी एक्ट कर रही है, 6.8 इंटू 10 रेज़ पावर 4। एरिया है 4 इंटू 10 रेज़ पावर -4। तो 1.7 इंटू 10 रेज़ पावर 8। सेकंड पार्ट का आंसर थोड़ा अजीब सा है क्या? अजीब तो नहीं, स्ट्रेन पूछ रहा है। यंग्स मॉडुलस क्या हाँ होता है? सर, फोर्स वो अपॉन मैंने एरिया। निकाला लेकिन मेरा 1.7 अपॉन 9.4 आ रहा है। स्ट्रेन है डेल्टा एल ओवर ए, यहाँ से आ जाएगा एफ बाई ए इंटू यंग्स मॉडुलस। फोर्स कितनी दी हुई ये है सही, आपको? यही था मैंने। हाँ फिर तो सही है। 1.7 इंटू 10 रेज़ पावर 8 by Young's modulus, which is 9.4 into 10 raised power 9. So it's then is 1.7 by 9.4 into 10 raised power -1. सर हम वो भी तो कर सकते हैं ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। Right, बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, the same thing. And it's unitless, 1.8 into 10 raised power -2. So that is a formula based thing. इस पे और मैं यंग्स मॉडुलस पे क्वेश्चंस नहीं कर रहा। हम फिर प्रीवियस ईयर्स जब सॉल्व करेंगे देन विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन यंग्स मॉडुलस। बट जो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स मिलेंगे फिर यंग्स मॉडुलस 1.8 कैसे आया, समझ नहीं आया मेरे को। 1.7 by 9.4, 0.18 होगा ना। 1.7 by 9.4, 1.7 divided by 9.4, so it's ना 0.180 तो है, वो 10 raised to -2 कर दिया मैंने। ठीक दिव्यांशु? यस सर। ओके अक्षन, तुमने पावर में फिर गड़बड़ मारी थी। सो दैट वाज अबाउट यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस पर कुछ क्वेश्चंस और आते हैं जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड देगा, बट वो सारी चीजें हम, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता सर देता हूँ जल्दी नीचे से। हमने ए से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा वाई को? एफ बाई ए ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया ना, यहाँ जो एफ बाई ए आया था उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा जी। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें वो आपको रॉड सीरीज या पैरेलल में लगा के देगा। ऐसा हो सकता है वो आपसे कहे कि ओके दिस इज वन रॉड, इसका स्प्रिंग फैक्टर के ए है। वी नो हाउ टू कैलकुलेट के, राइट? दिस इज के, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट के। कहाँ गया ये वाई ए बाय एल। नाउ दिस इज अनदर रॉड, ये यहाँ कनेक्टेड है, बट ये जो मैं करा रहा हूँ आपके स्कूल एग्जाम्स में आने के कोई चांसेस नहीं है। मैं नीट का बच्चा भी नहीं है सब, लेकिन मेंस में आएगा ये सब। ये दोनों रॉड्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, इसे आप कहोगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सो यहाँ क्या होगा, आपने जैसे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा होगा, ऐसे ही सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड होता है। अगर ये दो रॉड सीरीज में कनेक्टेड है, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो आपसे कहता है अच्छा एक काम करो, दोनों रॉड हटाकर एक सिंगल रॉड लगा दो, और उस सिंगल रॉड का वो आपसे कहेगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लेकर आओ, के इक्विवेलेंट।
तो ये जो K equivalent होगा, that K equivalent will be K1 K2 by K1 plus K2. That is equivalent spring constant. K1 K2 by K1 plus K2. That's equivalent spring constant. That's series सर ये combination. फॉर्मूला पैरेलल का नहीं होता था? हाँ, ये रेजिस्टर्स में पैरेलल में होता है, लेकिन यहाँ पर रॉड्स में सीरीज में आएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको दो रॉड्स दे रहा हूँ जिसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, के ए के बी, ये दो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपसे कह सकता है कि ओके, इन दोनों को हटाकर एक सिंगल यूज कर लो। तो अगर वो कहीं किसी तरह से आपसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड यूज कर रहा है, सो के इक्विवेलेंट जो होगा सर दैट, ये कनेक्टेड कैसे हैं? दो इंडिविजुअल नहीं हुई कौन सा? ये दोनों रॉड्स? नहीं, वो आपसे ही कहेगा कनेक्टेड नहीं, वो कहेगा ये दोनों रॉड्स कनेक्टेड, ये दोनों रॉड्स एक फिक्स सपोर्ट पर कनेक्टेड है, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा, जैसे यहाँ से ना वेट लगा दिया, एक सिंगल वेट लगा दिया, ठीक। जी। अब वो कहेगा कि इन दोनों को हटाकर एक सिंगल रॉड बता दो जो उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना ही दोनों कर रहे थे। तो आप कह सकते हो के इक्विवेलेंट विल बी के प्लस के बी। चलिए, इसको जैसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको ये दिखना लगेगा एक तरह से। क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं इफ यू नो हाउ टू डील विद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द रॉड। इसे लिख लीजिए। बट यहाँ लिख लेना, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर स्कूल सिलेबस। ओके, इक्विवेलेंट लिखना था। यस सर। Next is modulus of rigidity. Modulus of rigidity. Modulus of rigidity को ना shear modulus भी कहते हैं। यहाँ पर शेप चेंज होगा। तो देखो, shear modulus of rigidity को आप ईटा से रिप्रेजेंट कराओ, और ये कौन सी, मुझे बताओ, शेप चेंज करने के लिए कौन सी स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होती है यशिका? इज इट द नॉर्मल स्ट्रेस और द टेंजेंशियल स्ट्रेस? अगर एक बॉडी है, मुझे उसका शेप चेंज करना है, तो स्ट्रेस Tangential. टेंजेंशियल, यस, तो इट्स अ रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। Tangential stress can also be written as shearing stress, the same thing, divided by shearing strain. Now let's see how to calculate the shearing stress and shearing strain. जैसे ये एक rigid support है, ये rigid support fixed है, यहाँ एक frame रख दिया, this length is L। अगर इस फ्रेम पर मैं कुछ ऐसे करके फोर्स अप्लाई करूं, टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई, तो देखो ये यहाँ फिक्स्ड है, तो फिक्स होने की वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि ये मूव कर जाए, बट ये पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाए। तो ये लेंथ में चेंज नहीं आया, शिफ्ट आया, कुछ डेल्टा एल का शिफ्ट आ गया।
डेल्टा एल इज शिफ्ट इन फेस। देखो शेप चेंज हो गया, पहले बिल्कुल रेक्टेंगुलर सा था, अब रेक्टेंगुलर नहीं है, ये चेंज हो गया, यहाँ पर शेप चेंज हो गया। तो अगर आप स्ट्रेस टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हो तो शेप में चेंज आता है। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज थीटा। तो इस थीटा की हेल्प से आप शेयरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो फेस है जहां मैंने फोर्स अप्लाई करी है, दैट से अब देखो ये ना 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल। ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, ये लाइन एक्चुअल में एक सरफेस है। ये पूरी सरफेस है, ये जो लाइन आपको दिख रही है लाइन, ये एक्चुअल में सरफेस है पूरी। और इस सरफेस का जो एरिया है, दैट एरिया इज जिस सरफेस पर आप फोर्स अप्लाई कर। जैसे अगर आपको मैं ना ऐसे करके क्यूब बना के दिखाऊं, ऐसा शेप है, मुझे सिर्फ टॉप व्यू में आपको दिखा रहा हूं, मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई करी, सो आई टेक द एरिया ऑफ दिस फेस। तो यहाँ पर आप लिखोगे शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस में जो हम एरिया लेते हैं वो उस फेस का एरिया लेते हैं जहां फोर्स अप्लाई कर। और शेयरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करने का तरीका है, शेयरिंग स्ट्रेन जो होगा, shearing strain is change in length divided by the original length. That's equation number 3. So what you can do is you can substitute this 2 and 3 in 1. So when you substitute 2 and 3 in 1, what we get is modulus of rigidity is force upon area into delta L by L. अब ये देखकर लगता है कि ये तो यंग्स मॉडुलस का रिलेशन है, बट बहुत डिफरेंस है। यंग्स मॉडुलस में ये वो एरिया होता है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, बट इट्स नॉट परपेंडिकुलर एरिया। तो वो एरिया फेस का एरिया इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। डेल्टा एल वहां इंक्रीज इन लेंथ होता है, यहाँ डेल्टा एल इंक्रीज नहीं है, दिस इज शिफ्ट इन फेस। जो फेस शिफ्ट हो रहा है वो शिफ्ट है ये डेल्टा एल, और एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, इस फेस की लेंथ है। सो देख कर लगता है कि अरे तो दोबारा से यंग्स मॉडुलस हो गया, बट सारे पैरामीटर्स अलग है। सो दैट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इतना लिखो, फिर शेयरिंग स्ट्रेन पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। इतना लिखिए और मुझे डाउट्स बताते जाइए। सर समझ नहीं आया। ओके, ये समझ में आया इस शेप कैसा है? ये जो रेक्टेंगुलर सा मैंने यहाँ फ्रेम रखा हुआ है, इस जी फ्रेम को आप कुछ भी अपनी बुक समझ लीजिए, ये आपकी बुक की तरह है रेक्टेंगुलर सा फ्रेम, ऐसा मान लो। जी। जब इस पे मैं टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ऊपर वाला कुछ कुछ शिफ्ट होगा। अच्छा एक काम करो, इसको लिखो, मैं तुम्हें शायद एक एनिमेशन है मेरे पास में, दिखा देता हूँ बेटर से। इसको लिख लो, मैं अभी एनिमेशन खोल लेता हूँ। शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस सेम होता है। जी और इस सिंबल को क्या बोलते हैं जो लेफ्ट साइड पर है? ईटा, नेम ऑफ द सिंबल इज ईटा।
शिफ्ट एन क्या लिखा है? फेस। यहाँ तक नोट किया सबने? यस। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देना। सर डायग्राम देख। अच्छा, आप सब लोगों के पास वीक में कोई एक दिन और होता है 1.5 आवर फ्री? सबके अलग अलग टाइमिंग्स भी चलेंगे। अक्षत? सर संडे। हम्म। सर संडे। वीकडेज में कुछ नहीं है? वीकडेज में लर्निंग और क्लासेस के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तुम्हारा, नहीं कर सकते। अच्छा चलो मैं बताऊंगा मैं क्या सर करना चाहता ट्यूसडे थर्सडे ऑफलाइन मैथ्स होती है 5 PM से, उसको हटा के बाकी तो नॉर्मल क्लासेस ही हैं। हूँ। ओके सेम। ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट्स थर्मल। बहुत बोरिंग टॉपिक है, मैं कभी नहीं पढ़ा था। तो थर्मल के लिए मैं कुछ फैकल्टीज के साथ ना आपकी 1-on-2 क्लास लगवाऊंगा। लाइक एक बैच में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स होंगे, तो आप में से दो दो के मैं पेयर्स बना दूंगा जिनकी टाइमिंग्स भी मैच कर रही हूँ और जिनका जरा सा ना क्वेश्चंस वगैरह पूछने का तरीका भी एक सा है। तो एक एक क्लास होगी, एक एक क्लास हुआ करेगी, तो 3 to 4 वीक में वो थर्मल फिनिश हो जाएगा। तो बस वो क्लास मुझे शुरू करनी है, उसके लिए टाइमिंग्स हम आपसे अवेलेबिलिटी ले लेंगे। थर्मल में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होती, अब सीधी सीधी सी चीज़ें हैं थर्मल की। अगर किसी को कोई इशू आएगा तो मैं भी करा दूंगा, बट मैं यूजुअली प्रिफर करता हूँ कि मुझे थर्मल ना पढ़ाना पड़े। मेरे को डेप्थ नहीं है, फैक्ट्स हैं बताते चले जाओ और उसके ऊपर क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। सिर्फ एक काइनेटिक थ्योरीज में थोड़ी सी डेप्थ है तो वो मैं करा दूंगा। तो शायद निष्कर्ष सर जो है वो आपसे एक बार टाइमिंग्स ले लेंगे, आपकी अवेलेबिलिटी और सबकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, दो दो के मतलब 8 बच्चे हैं तो हम दो दो को लेकर 4 बार में आप लोगों को करा देंगे। सो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग फ्लूइड थर्मल उस तरफ हो जाएगा, मैं सीधे सीधे ना फिर एसएचएम और वेव्स पे आ जाऊँ, देन विल डू रोटेशन। सर हो गया। हो गया। अच्छा, अब ये जो उसको परेशानी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्रेस क्या है, तो ये छोटी सी 2 सेकंड की वीडियो है, देखकर शेयरिंग समझ में आ जाता है। भाई देखिए, यहाँ देखो, यहाँ जो आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे ना, ये बॉडी है, इस बॉडी पर ऐसे जो स्ट्रेस अप्लाई करी है दैट्स अ नॉर्मल स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस है। इस नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से इसकी लेंथ चेंज हो सकती है, दैट्स अ नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप इसकी बेस को फिक्स कर दो। बेस को फिक्स करने के बाद आपने ऐसे फोर्स अप्लाई करी, टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर दो। देखो इस टेंजेंशियल फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, ये बॉडी शिफ्ट हो जाएगी। टेंजेंशियली अप्लाई करें ना फोर्स, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से देखिए इसके शेप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये शेप चेंज हो गया, दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस। और जो हम एरिया लेंगे वो एरिया लेंगे जिस एरिया पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जो हम लेंथ लेंगे वो ये पूरी लेंथ लेंगे, लाइक ये जो फिक्स्ड बेस से लेकर, अरे क्यों कर रहा है, फिक्स्ड बेस से लेकर ऊपर तक ये जो पूरा है ना, इसको आप लेंथ लेके चलो। ये लेंथ होगी बॉडी। और एक चीज और याद रखिएगा प्लीज, कि जब हम शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो शेप में चेंज आता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम सेम रहेगा। अब बताइए उमर आया? इसमें हम लेंथ नीचे से ऊपर ले रहे हैं तो हमें फिक्स वो पॉइंट, एरिया नहीं लेना चाहिए जो ए से डिनोट हुआ हुआ है। वही तो एरिया ले रहे हैं जिस एरिया पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जिस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे वही एरिया लोगे ना। अच्छा ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट इसमें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? दिव्यांशु, यशिका, नम्रा? No, नहीं sir. सर क्लियर है। ओके। अब एक चीज और याद रखना है कि जब आप शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करोगे देन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। when we apply shearing stress,
कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में। जब आप शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ जो भी चेंज आएगा शेप में चेंज आएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। Then we'll do some questions on sharing stress, modulus of rigidity. अच्छा एक बात बताओ, क्या लिक्विड्स में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, No, sir. क्यों? क्योंकि लिक्विड्स वो रिजिड नहीं होते। हाँ मतलब डेफिनेट शेप नहीं होता है ना, तो शेप में चेंज है। सो इसमें ना दो तरह के क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते इसमें से। एक क्वेश्चन ये आता है कि एक फिक्स सी बेस थी, ये आपने शेप रख दिया, रेक्टेंगुलर सा आपने फ्रेम रख दिया, दिस लेंथ इज एल, और यहाँ ये जो टॉप फेस है ये बेसिकली ऐसा है, और यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं। ये उसने कहा आपसे ये 10 मीटर है, उसने कहा ये 20 मीटर है, ये वाला जो डायमेंशन है दिस इज लेट्स से 5 मीटर। वो आपसे कह रहा है स्ट्रेस कैलकुलेट करो, स्ट्रेन कैलकुलेट करो। एक तो आपको फोर्स देखकर डिसाइड करना होगा कि ओके दिस इज द केस ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए, सो दैट टेंजेंशियल स्ट्रेस वुड बी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज 10। अनवी मुझे बताओगे एरिया क्या यूज करेंगे? सारी डायमेंशंस दी हुई हैं। अनवी एरिया क्या लेंगे? Sir, 20 into 10 हाँ into 20 into 5. 10 into 5 ना, नॉट 10। ये वाला एरिया लोगे ना ऊपर वाला, सो दैट्स 20 into 5। So it's 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गई। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ओके आपने फोर्स अप्लाई करी और इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस फेस में कुछ शिफ्ट हुआ, ये फेस इतना शिफ्ट हो गया, जो शिफ्ट है दैट शिफ्ट इज लेट्स से 2 mm कह दिया मैंने, दैट शिफ्ट इज 2 mm। तो मुझे बता सकते हो स्ट्रेन कितना आ जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन कितना होगा? ये मुझे कौन बता देगा? ये यशिका बता देगी। यशिका बताना स्ट्रेन कितना आएगा? 2/10 यूनिट 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 यूनिट। यशिका आप यूनिट कन्वर्ट नहीं करती। इट्स 2 mm बचे। to the power -4. -3 divided by 10. So it's 2 into 10 raised power -4. This is something which is formula based है, तो आपसे पूछेगा नहीं, तो just कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, so that will be it's tangential stress divided by tangential strain. So it's 1/10 2 into 10 raised power -4। ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड थिंग कि आप ऐसे रिलेशन को यूज करेंगे। इतना लिखो, विल डू अ न्यूमेरिकल ऑन इट। ये जो है ना मैथ आई एक्स्ट्रा क्लास है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर इसमें इशू है तो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल तो नहीं सॉल्व होगा।
सर टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना है? जी जी दोबारा बताइए। सर टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना है? 1/10 10/20। इंटू 5। ये एरिया लेना मैंने, ये वाला जिस फेस पर आप अप्लाई करो, एक डायमेंशन 20 है, दूसरी 5 है, तो 1 बाय एरिया 20 × 5। अभी के लिए ये मैंने वेंसडे वाली ये वाली आई हमेशा नहीं होती था, ठीक है ये आई। सर एन को क्या कहते थे? एन इसको को क्या? हाँ यस ईटा, सर। सिंबल का नाम है ईटा। चलो जी और देखो। सर ये 2 into 10 to the power -4 न्यूमरेटर में नहीं आएंगे? स्ट्रेन तो नीचे आती है ना, स्ट्रेन है ना सर 2 वो × 10। 10 to the power 4 हो जाएगा न्यूमरेटर में। हाँ वो ऊपर जाके तो 4 हो जाएगा, बट अभी तो मैंने सब डिनोमिनेटर में यही छोड़ दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 500 आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ लिखो प्लीज, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। और यार क्लास के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लिया करो, मतलब अगर तुम ऑफलाइन कर रहे होते तो कम से कम क्लास के बाद 40-45 मिनट्स तो ट्रैवल कर रहे होते, वो टाइम बच रहा है, उतने टाइम में वर्कआउट कर लो, और जो एनर्जी बच रही है उसे यूज कर लो, तो लोगों के पास तो ज्यादा टाइम हो जाए। ये समझा करो क्लास के बाद कि अभी ट्रैवलिंग वाला टाइम है, क्लास खत्म नहीं हुई, 40-45 मिनट्स कुछ वर्कआउट कर लो, प्रीवियस ईयर्स तुम सबके पास होंगे। इस क्वेश्चंस लेके आओ। तो ये बार है, ये कहीं फिक्स्ड है, और इससे यहां से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। जो मार्क ये क्रेट है कलर से मार्क और ये स्टील बार है। कहता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट shear स्ट्रेस, सेकंड पार्ट ऊपर बना के दे रहा हूँ कलर से क्या वर्टिकल ऊपर देखो कलर से मतलब डिफ्लेक्शन सब्जेक्ट का भी बना हुआ है, ऊपर देखो केस के ऊपर देखो of right end of bar. Theta is 8.1 into 10 raised power 10. चलिए करिए, सॉल्व करके बताइए। लास्ट न्यूमेरिकल जो कराया था दैट वाज फॉर्मूला बेस, में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। 160 kg लिखा है। जी 160 kg। Answers
हाँ जी, कुछ आया आंसर? यस सर आ रहा है। गुड, चलो करो। दिस इज इजी, बस अगर आप ये फिगर समझ जाए ना, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अनवी, अनवी कुछ गड़बड़ है। अनवी गड़बड़ है, चेक करो बच्चे। पावर्स में आप गड़बड़ कर रही हैं। पावर नेगेटिव है अनवी आपकी? नंबर ठीक आ रहा है। Yes, sir. अनवी इट शुड बी पॉजिटिव, चेक कीजिए। Okay, sir. उनीब, यशिका, दिव्यांशु, अक्षत, उमर, असीम, यस सर कर रहा हूँ। क्या हो गया? सर बी में क्या कैलकुलेट करना है? बी में वर्टिकल डिफ्लेक्शन। सोचो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में वर्टिकल डिफ्लेक्शन हम किसे कहते थे? डिफ्लेक्शन क्या होगा? डेल्टा एल। yes. अच्छा, ये मेरे पीछे बहुत साउंड है, क्या नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा आप लोगों? दिव्यांशु? सर नहीं आ सर, रही लेकिन बहुत ज्यादा आ रही नहीं। है लेकिन ठीक है सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, समझ आ रहा सब कुछ। अच्छा आ रही है, रुको मैं अभी नॉइज कैंसिलेशन हो रहा है। ओके, अब नहीं आएगी इनकी आवाज। नहीं आ मेरी रही तो आ सर। रही है ना, मेरी तो आ यस रही है सर, ना। आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। हाँ, वो इतना हाई नॉइज कैंसिलेशन है कि मेरी ना काट। ना तुम भी जब यूज किया करो ना इसे, नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव कर लो, बैकग्राउंड सारा साउंड उड़ा देगा। सर फर्स्ट का भी खींचा है, सही है? फर्स्ट का बिल्कुल सही है। ठीक है। यशिका, तुम्हारी स्पीड को क्या हो गया? मतलब ये होता है कभी किसी बच्चे की परफॉर्मेंस गिर रही होती है, आपके साथ ये हो रहा है आजकल? देखा है यशिका? गड़बड़ है। यशिका नहीं, सही है सही है। उमर कर लेते हैं। उन्हीं, कहाँ, क्या हो गया? इतनी देर से आंसर नहीं आया। सर हो अक्षत, रहा है सर। अक्षत लास्ट क्लास मुझे लग रहा था तुम फॉर्म में आ गए हो, तुम फिर क्या हो रहा है आज? नम्रा गड़बड़ है क्या? पावर 16? नहीं, गड़बड़ है। उमर, पावर देखो, तुम्हारी पावर गलत है। माइनस लिख रहे हो ना तुम उमर? यस सर। उमर वो न्यूमरेटर में जाएगा यार, -4 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो +4 नहीं हो जाएगा? क्या हो गया तुम्हें? अक्षत, आई एम वेटिंग। गुड अक्षत, फर्स्ट पार्ट सही है। अक्षत एक 10 की पावर की गड़बड़ है फर्स्ट पार्ट। अनवी से प्लीज थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख दो, समझ में नहीं आ रहा मेरे, मैं अभी ऐसे Okay, मुझे sir. कैलकुलेट करके देखना होगा। उन्हीं, इज इट फर्स्ट पार्ट? यस सर। नहीं, गड़बड़ है। दिव्यांशु सेकंड पार्ट, नहीं, तुम भी गड़बड़ कर रहे हो। मैंने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, नहीं दिया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं दिया, दिया तो है। दिया तो है सर, वो 0.1 मीटर है ना? नहीं, नहीं अरे नहीं, देखो, वो नहीं पूछ रहे सर। सर एल। एल, हाँ 0.1 मीटर है, राइट। सर मेरे को तब से लग रहा था वो यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है भाई।
अनवी का आंसर देखो, अनवी का आंसर कुछ ठीक आया। अब भी अनवी ने गड़बड़ मारी है डेसिमल प्लेसेस में, बट स्टिल एक आध डेसिमल प्लेस आगे पीछे है। बट अक्षत का सेकंड पार्ट बिल्कुल सही आ रहा है। उमर का गड़बड़ है। यशिका का सेकंड पार्ट कुछ ठीक है। यस, यशिका का ठीक यस आ सर, रहा मिल गया फर्स्ट क्या? पार्ट है। हाँ, फर्स्ट अब पार्ट में अब अक्षत पावर। का सही है। अब अक्षत का सही है। तो देखो सॉल्यूशन, ये पार्ट शेयर स्ट्रेस। तो देखो शेयर जो स्ट्रेस होगी ना, शेयर स्ट्रेस, अरे शेयर स्ट्रेस क्या लिख रहा हूं? शेयर स्ट्रेस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स देख लो, फोर्स कौन सी है, कितनी एक्ट कर रही है, 160 kg। फोर्स हो जाएगी mg डिवाइडेड बाय एरिया। So it's 160 into g is 10 divided by area. Area is 3.2 into 10 raised to minus 4. तो हमारी ऊपर जाके +4 होगा ना, और एक जीरो ऑलरेडी है। हाँ जी। क्या क्या कर रहा है? 5 into 10 raised power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी पार्ट में वो कह रहा है फेस कितना शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट का मतलब है वो आप डेल्टा एल पूछ रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है इट्स ईटा। देखो न्यूमेरिकल्स का ना मोटिव सिर्फ ये नहीं होगा कि आंसर आता है, मतलब एटलीस्ट वो स्ट्रैटेजी बनानी तुम्हें आनी चाहिए। इट्स एफ इंटू एल बाई ए इंटू ईटा। एफ ले लो, एम जी है 160 इंटू 10 इंटू एल। एल कितना है 0.1। एरिया 3.2 इंटू 10 रेज पर माइनस 4। ईटा 8.1 इंटू 10 पावर 10। सो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे, दिस इज अराउंड 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये डेल्टा एल आ जाएगा, लिख लो इतना। नेक्स्ट करता है। सर मैंने उल्टा ही कर दिया, मतलब n को नीचे की जगह ऊपर ले लिया और f को नीचे ले लिया, इसलिए पता गलत हो गया। ओके, और सर मैंने फोर मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि फोर्स अपॉन एरिया वो 5 into 10 to the power 6 लिया, उससे आंसर ही कुछ गड़बड़ हुए जा रहा था बार बार। अच्छा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर कब कम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। एक और देख लो, बल्क मॉडुलस, द लास्ट टॉपिक। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए। द नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। देखो बल्क मॉडुलस इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे और उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आ जाए, देन वी डू बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के लिए लेट्स से आपने एक स्फीयर लिया, इट्स वॉल्यूम इज वी। मैंने यहां से प्रेशर अप्लाई शुरू किया। जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, मींस फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स पर यूनिट एरिया को आप प्रेशर कह सकते हो। मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो वॉल्यूम में जो चेंज आया, दैट चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी। सो वी कैन राइट ना कि बल्क मॉडुलस जो होगा। अच्छा मुझे बताओगे स्ट्रेस कैसी है, इज इट नॉर्मल और टेंजेंशियल? अरे बता दो कोई, इज इट नॉर्मल और टेंजेंशियल? नॉर्मल। Sir, normal. नॉर्मल है ना, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। मुझे स्ट्रेन बताओ, स्ट्रेन कौन सी है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज नोन एज बल्क मॉडुलस। अगर तुम में से किसी को सिविल इंजीनियरिंग मिली ना, तो अपनी जिंदगी का ज्यादा सी टाइम, इंजरी। सिविल इंजीनियरिंग अगर अच्छा। सिविल मिला बीटेक में किसी को, तो उसकी जिंदगी का एक बड़ा पार्ट यही करते हुए नॉर्मल स्ट्रेस पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा बल्क मॉडुलस हो गया। बल्क मॉडुलस में अच्छा मुझे बता दो जरा, नॉर्मल स्ट्रेस कैसे आएगा? फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स प्रेशर। P stands for pressure. So it's 1, it's 2। और अगर मैं कह रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर दूं,
Volumetric strain is change in volume divided by original volume, but that change would be negative. Negative क्यों ले रहे हैं change को यहाँ? तो reason है डिक्रीज हो रहा है. Please. volume decrease हो रहा है, that's why it's negative. This is equation number 3. Now we can do what we can do is we can put 2 and 3 in 1. So when we substitute 2 and 3 in 1, we get bulk modulus is its normal stress, which is P over minus of delta V by V. अब कुछ ऑथर्स बल्क मॉडुलस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऑथर्स इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, so that's your choice. अब एक टर्म और आती है compressibility. See, this compressibility is the inverse of bulk modulus. It's inverse of 1 by K. इसे आप compressibility कहेंगे, कुछ ऑथर इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक लिक्विड ले रहा हूँ, लिक्विड में कौन सा मॉडुलस एग्जिस्ट करेगा? यंग्स, रिजिडिटी, बल्क या सारे? बल्क. Sir, bulk. Liquids have only a definite volume. They don't have a definite shape or definite length. So liquids have only bulk modulus. Huh? ऐसे भी लिख लेना, not Young's or modulus of rigidity. ये आपको याद हो कि liquids है सिर्फ bulk modulus होगा, ना तो Young's modulus exist करेगा, ना modulus of rigidity exist करेगा. इतना लिख लीजिए. इसमें हमने कंप्रेसिबिलिटी में रेसिप्रोकल क्यों लिया है? क्योंकि हम टेक्निकली इस केस में भी तो कंप्रेस ही कर रहे हैं. अब ये तो हम अलग क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं. बल्क मॉडुलस आपने डिफाइन किया ना, अब मैं एक जी. क्वांटिटी और डिफाइन कर रहा हूँ जो बल्क मॉडुलस की उल्टी है. दैट्स कंप्रेसिबिलिटी. तो उससे कुछ एक्सपेंशन से रिलेटेड नहीं लेना नहीं चाहिए. नहीं 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 नहीं, वो किसी से रिलेटेड नहीं है, बस इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस. किसी मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी. जस्ट रिवर्स, जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होता है, जी. रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस होता है, ऐसे ही इनवर्स. ओके. चलिए मैं लिखिए. सर इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिखा दो एक बार बस. यस सर, ठीक है. याद हो जाएगा कलर कोड से आपको याद हो जाएगा.
ओके हो गया ना? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, अच्छा एक बात बताओ, वाटर की डेंसिटी कुछ याद है कितनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 Sir, 1. 1000 kg per meter cube और दिस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू याद होगा ना, 1 तो सही याद है आपको, लेकिन किस यूनिट में है? दिस इज इन सीजीएस यूनिट। एसआई में आओगे तो 1000 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ओशन ले लूं, है ना, ओशन की टॉप सरफेस लेते हैं और ओशन की बॉटम सरफेस लेते हैं, क्या लगता है आपको दोनों जगह वाटर की डेंसिटी सेम होगी? नो, क्यों? क्यों नहीं नीचे होता? ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना, तो शायद ना डेंसर होता होगा। ना ना, और भी मुझे सर आपने बताएगा? क्या पूछा अभी? वाटर है ओशन में, जो ओशन की टॉप लेयर है उसकी डेंसिटी और जो बॉटम ऑफ द ओशन है, बॉटम ऑफ द ओशन में जो वाटर की लेयर होगी उसकी डेंसिटी क्या सेम होगी डिफरेंट होगी? सर सेम होगी। सेम ही होगी। नहीं होगी ना? देखो, बॉटम वाला जो वाटर है क्या वो कंप्रेस नहीं हो जाएगा? देखो डेंसिटी समझ में आता है आपके, डेंसिटी होता है ना मास बाय वॉल्यूम। मान लो मैंने इतना वॉल्यूम लिया, लेट्स से 10 मीटर क्यूब, और मैंने कहा इसका मास है इट्स 20 kg, तो उसकी जो डेंसिटी होगी दैट्स 20/10 which is 2 kg per meter cube। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, लाइक किसी तरह से मैंने इसे कंप्रेस कर दिया, कर सकता हूँ ना कंप्रेस, बल्क मॉडुलस यही तो कहता है कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम रह गया 5 मीटर क्यूब, मास थोड़ी ना चेंज होगा, मास तो 20 है। अब बताओ डेंसिटी क्या होगी? 4 kg मीटर 4। हाँ, अब बताओ ओशन के बॉटम में जो वाटर की लेयर होगी उसकी डेंसिटी भी 1000 होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। क्यों? कंप्रेसिबिलिटी की वजह से। कंप्रेस हो जाएगा ना, देखो ना, मतलब कई किलोमीटर की लेयर है उसके ऊपर, अगर ये ओशन है इस लेयर के ऊपर इतना यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो सारा वाटर इसको कंप्रेस करेगा ना, ये कंप्रेस हो जाएगा, इस कंप्रेशन की वजह से इसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी। तो कॉम्पोजिशन से फर्क नहीं पड़ता क्या डेंसिटी पर? तो कॉम्पोजिशन तो ऊपर से नीचे तक सेम है ना, जो नीचे लेकिन जाके जो चेंज आ रहा है तो वेरी माइनर चेंज, एंड वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट चेंज। वो चेंज तो आप तब लोगे जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना ये सब। या तो वी आर अज्यूमिंग कि पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है ऊपर से नीचे तक, जो चीज मैटर कर रही है दैट्स प्रेशर, की यहाँ जाके प्रेशर बहुत ज्यादा है, जी तो डेंसिटी डेप्थ के साथ इंक्रीज होती चली जाएगी, अगर आप डेप्थ बढ़ाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो। ये आया समझ में? हो गया, आज तो यस टाइम सर। इसी में निकल गया। ओके, सो दैट बल्क मॉडुलस फॉर लास्ट, कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो मुझे लगता है कि फ्राइडे वाली क्लास में ना न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े थोड़े ग्राफ्स हैं, नीचे तो फ्राइडे। ज्यादा यस, होती तो बात सही थी। हाँ नीचे डेंसिटी ज्यादा होगी बिल्कुल, बट रीजन इसमें ये नहीं कि केमिकल ऑक्सीजन कॉम्पोजिशन ज्यादा अलग होगा। ये बोला था। ऑक्सीजन का जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से, वो हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं कि बॉटम में जो वाटर होगा वो कंप्रेस हो जाए, और जैसे उस बोलते हैं कि कंप्रेशन की पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई तो होता तो पानी H2O है, तो ऑक्सीजन कैसे कम हो जाती है, ये नहीं पता मुझे। दोबारा दोबारा कहिए क्या कह रहे हैं आप? सर आजकल पॉल्यूशन वगैरह बहुत होता है ना, तो बोलते हैं वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया जिससे फिशेस वगैरह मर जाती हैं। तो वाटर तो H2O ही होता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे कम हो जाती है? ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हो रहा, उसमें जो इम्प्यूरिटी मिक्स हो रही है वो H2O की जगह कुछ और बन जाएगा। लाइक आप वाटर लो, वाटर में थोड़ा सा HCl डाल दो, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा ना, तो वो जो इम्प्यूरिटीज हैं वो कॉम्पोजिशन चेंज कर, इट्स नॉट जस्ट H2O, उसमें इम्प्यूरिटी ने और एसिड्स वगैरह बना दी जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं, ये रीजन है। चलो, सो आज इसको हम यहीं छोड़ेंगे, फ्राइडे विल कंटिन्यू विद दिस, सो मे बी फ्राइडे और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ले जाएं क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स नहीं करें, उसके बाद हम फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। मीनवाइल आपके साथ, आपके पास एक कॉल आएगी, एक और टाइम आपका चाहिए होगा, जो भी जब आप अवेलेबल हो, उसमें थर्मल स्टार्ट होगा, थर्मल एंड फ्लूइड,
और उसमें जस्ट आपके 2-2 के ग्रुप्स होंगे, वो 8 भी नहीं होंगे, उसमें 2-2 लोग होंगे, so that we can finish it up in 3 to 4 weeks. Okay, so let's stop here. We'll continue this on Friday. Bye bye. Thank you, sir. Sure. Okay. Bye. Thank you. Thank you, sir.